जो सिटीज़ हैं उसका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है। 43% जो इन्वेस्टर्स हैं वो टॉप 100 सिटीज़ के बाहर की जो सिटीज़ हैं उससे आ रहे हैं। ये हमने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स का डेटा देखा। अगर यही डेटा हम एमफी के डेटा से रिलेट करें, एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। एमफी ने जो डेटा दिया उसमें टॉप 5 सिटीज़ का जो डोमिनेंस है वो 64% से 56% आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर्स कम हुए हैं, इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स टॉप 5 सिटीज़ के बाहर जो हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। इसलिए टॉप 5 सिटीज़ का कंट्रीब्यूशन 64% से 56% पे आ गया। और जो 110 सिटीज़ हैं टॉप, उसके बाहर की जो सिटीज़ है जिसको हम अदर सिटीज़ बोलते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 10% से 16% बढ़ा है। यही वजह है कि टॉप 5 का शेयर कम हुआ है और टॉप 110 के बियॉन्ड जो सिटीज़ हैं उनका शेयर बढ़ा है। ख़ासतौर से जो स्मॉल सिटीज़ हैं ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे गैंगटॉक, तेजपुर, वेलोर, श्रीनगर और अदर सेमी अर्बन रूरल एरियाज़, इनसे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हैं। ये हमने डेमोग्राफी वाइज देखा। अब हम देखते हैं इनकम पैटर्न वाइज कि इन्वेस्टर्स जो मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेजरली किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। असेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है, जिसको हम AUM बोलते हैं, मतलब सारे इन्वेस्टर्स का पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट है उसको हम AUM बोलते हैं। ये अगर 32 लाख करोड़ का जो फिगर है, 32 लाख करोड़ हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा है जो बाज़ार में लगा है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो जिनकी सालाना इनकम 1 से 5 करोड़ है उनका इसमें कंट्रीब्यूशन 31% का है। और जो लोग अप टू 5 लाख कमा रहे हैं, बिल्कुल मिडिल इनकम, मिडिल क्लास और उससे नीचे के, उनका शेयर इसमें 28% का है। तो मेजर और जो रेस्ट है वो 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में जिनकी इनकम है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेजरली अगर हम देखेंगे कि 32 लाख करोड़ का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है रिटेल इन्वेस्टर का, उसमें 31% जो है वो उनका है जिनका 1 से 5 करोड़ की सालाना इनकम है। नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारे मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ये उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो पहले 2006 में 34% अदर्स था और 33% इंडिविजुअल था, वो 2022 में 44% हो गया है। ये कारण इसलिए है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ा है। अब हम देखते हैं एज अ जेंडर वाइज कि वुमेन इन्वेस्टर्स का भी पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ा है। जो टोटल मार्केट में इन्वेस्टर्स आए हैं उसमें वुमेन इन्वेस्टर्स 38% मेट्रो सिटीज़ से आए हैं और 61% रेस्ट ऑफ इंडिया से आए हैं। अगर हम मेट्रो सिटीज़ में देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन NCR का है 10%, बेंगलुरु का है 9.4%, मुंबई का है 8%, पुणे 4.6%, चेन्नई 3.5% एंड हैदराबाद 2.75%। अगर हम एवरेज एज देखें इन्वेस्टर्स की तो मेल की एवरेज एज है 33 ईयर्स और फीमेल की एवरेज एज है 37 ईयर्स। मतलब बोथ इन्वेस्टर्स आर ऑफ ऑलमोस्ट यंग कैटेगरी। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम किस कैटेगरी में करें, किस सेक्टर में करें। तो ब्रॉडली अगर आज किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। एक है गोल्ड, एक है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, एक है फिक्स्ड इनकम और एक है इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड्स हम बोल सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि पिछले 20 सालों में किस असेट ने कितना रिटर्न दिया है। तो मैं जो आपको डेटा दिखा रहा हूँ वो 2019 तक का है, प्री टैक्स है। रीज़न बीइंग कि रियल एस्टेट, गोल्ड, FD और म्यूचुअल फंड्स तीनों में टैक्सेशन का रेट अलग है, इसलिए अगर हम उसको प्री टैक्स कर देते हैं तो वे इक्वल हो जाते हैं, समझने के लिए ईजी होता है। तो अगर हम पिछले 20 साल का डेटा देखें तो गोल्ड ने 6% का रिटर्न दिया है, रियल एस्टेट ने 12% का दिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स ने 8% का दिया है और म्यूचुअल फंड्स ने 18% का दिया है। दीज आर प्री टैक्स रिटर्न्स ऑफ अप टू 2019। अगर हम ये देखें कि 12% रियल एस्टेट ने दिया है और 18% म्यूचुअल फंड ने दिया है, तो ये 6% का जो फ़र्क है, ये फ़र्क सिर्फ 6% नहीं है। अगर हम कंपाउंडिंग को इसके साथ रिलेट करेंगे तब हमको फ़र्क पता चलेगा कि कितना बड़ा वेरिएशन है। इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया है कि दिस इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पेज इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल। समझ लीजिए कोई 25 वर्षीय नौजवान अगर 50,000 रुपये साल का कमाता है और अगर वो उसको सिर्फ 20% ही उसका इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब 10,000 रुपीज़ अ मंथ फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, तो उसकी जो वेल्थ बनती है वो करीब 5 करोड़ पे बनती है, अज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%।
लेकिन यही अगर मैं 25 ईयर्स की एज को 30 कर दूं, अगर उसने 5 साल भी इसको लेट कर दिया, तो कंपाउंडिंग की वजह से उसकी जो वेल्थ 5 करोड़ बन सकती थी वो सिर्फ 3.25 करोड़ पे बनेगी। इसीलिए हमें पीरियड और रेट ऑफ रिटर्न दोनों को इंपॉर्टेंस देना है इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे जो टॉप कंपनीज़ हैं उन्होंने पिछले 25 साल में कैसे वेल्थ क्रिएट की है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते समय, आज अगर मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप इन्वेस्ट करिए, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम इन्वेस्ट करें तो करें किस में। आज शेयर बाज़ार सेंसेक्स 60,000 है, निफ्टी 18,000 है, 19,000 है। हमेशा लोगों को शेयर बाज़ार महंगा लगता है, लेकिन ये इसकी फितरत है। आज भी महंगा है, पहले भी महंगा था, आगे भी महंगा रहेगा। इसको हम इस एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ सकते हैं, ये चार्ट से। अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो हमारा आज की टॉप की कंपनी है, ये 1995 में भी टॉप की कंपनी थी। उस समय उसका मार्केट कैप महज 12,000 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ का था। और आज वही कंपनी 50,000 करोड़ साल का कमा रही है और आज उसका मार्केट कैप 18 लाख करोड़ का है। ये डेटा 2020 का है। अगर हम आज का लेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़। लाइकवाइज आप दूसरी कंपनीज भी देखेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1995 में 82,000 करोड़ का मार्केट कैप था और आज करीब करीब 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इन्फोसिस जो सिर्फ 300 करोड़ मार्केट कैप था 1995 में, 2022 में उसका 2.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। ये मार्केट कैप कैसे बढ़ा? बिकॉज ऑफ अर्निंग इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। आईटीसी आप देखिए, जो सिर्फ 6,900 करोड़ का मार्केट कैप था 1995 में, आज वो 2,11,000 करोड़ हो गया। नेस्ले 2,300 करोड़ का मार्केट कैप था, आज वो 1,33,000 करोड़ हो गया। अगर हम सबका एवरेज भी लेंगे नीचे, तो सारी ये 25 कंपनियों का 25 साल पहले मार्केट कैप 60,200 करोड़ था, जो अब बढ़ के 3,37 लाख करोड़ हो गया। अगर हम इस डेटा से समझें कि जो कंपनी उस साल 1,000 करोड़ कमाती थी, मतलब रिलायंस, और 12,000 करोड़ का मार्केट कैप था, मतलब उसका पीई चल रहा था 12 का। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ तब भी उसका पीई चल रहा था 16, मतलब जब जितनी महंगी वो उस समय थी, ऑलमोस्ट उतनी ही महंगी 2020 में थी। इसीलिए अगर हम रिलेटिव बेसिस पे देखेंगे, अगर कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, ग्रो कर रही है, तो वो 5%, 10%, 15-20% का वेरिएशन उसमें आ सकता है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म, इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, आपको उसमें एंटर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू दैट यू अंडरस्टैंड कि जितना अभी हमने डेटा डिस्कस किया कि मार्केट कैप कहाँ से कहाँ आया, आगे हमें कितनी उसमें प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, पोटेंशियल दिख रहा है। अगर हमें दिखता है कि आज रिलायंस जो 50,000 करोड़ साल का अर्न कर रही है, अगर अगले 10 साल में वो साल का 2 लाख करोड़ अर्न करेगी, और अगर हम 12 या 16 का पी लेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका मार्केट कैप कितना होगा। इसी वजह से ये कंपनीज़ का रेट देखने से कहीं बेहतर है कि हम उनके प्रॉफिट्स और मार्केट कैप देखें। शेयर के प्राइस से हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कंपनी अर्न कितना कर रही है और उसका मार्केट कैप क्या है, लेकिन अगर हम उसके बैलेंस शीट्स और मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि आगे क्या पोटेंशियल है। और ये कंपनी भी आज इंडिया के टॉप मोस्ट 100 कंपनीज़ में, जैसे एप्पल है जिसका मार्केट कैप 300 लाख करोड़ का है, रिलायंस का भी आज 18 लाख करोड़ है, वो 200-300 लाख करोड़ हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट दिस इज़ टेकन एज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कि हमें अगर प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, वेल्थ बनानी है मार्केट से, तो हमको भी इन्हीं टाइप की कंपनीज़ में आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने 2 सेक्टर्स इधर डिस्कशन के लिए लिए हैं, जिससे हम समझना चाहेंगे कि इनका प्रॉफिट में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पिछले 25 साल में कितना चेंज हुआ है। 2 सेक्टर्स हैं जो बहुत इमर्जिंग हैं, एक है बैंकिंग और एक है आईटी सर्विसेज। बैंकिंग को अगर हम देखेंगे, 1995 में जो टोटल प्रॉफिट बनाती थी बैंकिंग कंपनीज़, वो नेग्लिजिबल था, और वो ही 2020-19 में करीब करीब 60,000 करोड़ हो गया। उसमें अगर हम मिक्स देखेंगे तो 1995 में 90% मार्केट शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का था, जो 2020 में घट के 20% पे आ गया, जिसकी जगह उन्होंने प्राइवेट बैंकों ने ले ली। लेकिन जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, आज हमारे इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रफली 7 to 8 लाख करोड़ का है, जिसमें से आधा शेयर
बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइकवाइज आईटी सेक्टर को अगर हम देखेंगे 1995 में टोटल आईटी सेक्टर का प्रॉफिट जो था वो नेग्लिजिबल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज 2022 में ये करीब करीब 1 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में इनका कंट्रीब्यूशन है। टोटल आईटी कंपनीज मिल के 1 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर हम परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप देखेंगे तो 1995 में टोटल मार्केट कैप का 0.7% आईटी कंपनीज़ का था, जो अब बढ़ के 12.4% पे आ गया है। अगर इतना बड़ा चेंज किसी सेक्टर में आएगा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उस कंपनियों में लगाया हुआ है, उनका वेल्थ भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करेगा। तो हमें ये देखना और समझना ज़रूरी है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं उसमें हम जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, पिछले 25 साल में क्या था और अगले 25 साल में क्या हो सकता है। एक ये चार्ट और हम डिस्कस करेंगे कि 1981 से 2020 तक का दिस इज़ द रिलेटिव चार्ट वेयर इन हम कंपेयर कर रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, एफडी और पीपीएफ का रेट्स। CAGR मतलब एनुअलाइज्ड रिटर्न। अगर हम देखें कि हमारी महंगाई दर 1981 से 2020 तक 6.5% थी, मतलब अगर आपने किसी असेट में 6.5% के ऊपर अर्न किया है तो नेट आपने कमाया है। अगर आपने 6.5% या उससे कम अर्न किया है तो आपने परचेजिंग पावर की वजह से आपके जेब में कुछ भी नहीं बचा। तो अगर हम देखेंगे कि गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है वो 8.48% का दिया है, सिल्वर ने 6.92% का दिया है, एफडी ने 8.62% का दिया है, पीपीएफ ने 9.41% का दिया है और शेयर बाज़ार ने BSE ने 13.71% का दिया है। मतलब हमने अपनी महंगाई दर को डबल के रेट से करीब बीट किया है सेंसेक्स ने। तो CAGR जो है इससे हम समझ पा रहे हैं कि शेयर बाज़ार ने इन्फ्लेशन को तो बीट किया ही है, जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, एफडीज, इनको भी बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। विद दिस वी कंक्लूड, हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमने ग्लोबल मार्केट्स को समझा, ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया की पोजीशनिंग समझी और रिटेल इन्वेस्टर्स का बिहेवियर समझा, उनकी डेमोग्राफी समझी और हाउ द वेल्थ हैज़ बीन क्रिएटेड इन द लॉन्ग टर्म सिंस लास्ट 25 ईयर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड। ये हमने इस पूरे डिस्कशन में समझा। विद दिस आई विल कंक्लूड माई डिस्कशन। थैंक यू। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं।